अच्छा, सो कल वाले लेक्चर में हमने बात की थी कुछ बेसिक टर्म्स, जहां पे वेट की बात हुई थी, वॉल्यूम की बात हुई थी, टेम्परेचर की बात हुई थी, प्रेशर की बात हुई थी, है ना। कम से कम यूनिट्स जो है हमने जान लिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले गैसियस स्टेट को समझने के लिए हम कुछ लॉस पढ़े, है ना। मतलब ऐसे रूल्स जो कि गैसेस फॉलो करते, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बड़े ही अननोन रूल्स नहीं है, हम जानते हैं इनके बारे में, बट फिर भी जो है आप देखना बीच में ये उलझाएंगे, है ना। क्योंकि मैंने कल ही कह दिया था कि गैसियस स्टेट जो है टफ टू हैंडल है, तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमें इसके समझने पड़े, ठीक है। तो सबसे पहला मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर आइडियल गैस लॉस। आइडियल वर्ड मैंने क्यों लिखा उसकी बात बाद में भी होगी, आप इसको गैस लॉस समझ सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस लॉ की हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड बॉयल्स। अब बॉयल्स लॉ कहता क्या है? बॉयल्स लॉ कहता है फॉर ए फिक्स्ड amount of gas at constant temperature, volume occupied by the gas is inversely proportional to applied pressure, ठीक है। और ये बात कोई नई नहीं लगती है, ठीक है। समझते हैं लॉ को कि भी क्या कहता है ये। देखिए, तो मतलब लॉ की स्टेटमेंट को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि व्हेन एन एंड आर कांस्टेंट, एन एंड पी आर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स, जब क्वांटिटी की बात करते हैं फिक्स्ड अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, ठीक है। और टेम्परेचर भी जब कांस्टेंट है, तो ये लॉ ये कहता है कि प्रेशर या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सही बात है। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी समस्या है। जैसे अगर हम मान लो जैसे इंजेक्शन ले लो, आप इंजेक्शन सिरिंज समझिए, मैंने बोल दिया नकुल आइडियल को छोड़ो, आइडियल की बात बाद में करते हैं, आप गैस लॉस समझो, ठीक है। दे आर गैस लॉस, क्योंकि आइडियल तब समझोगे आप जब नॉन आइडियल बताओ, ठीक है। तो इसलिए अभी सभी कुछ आइडियल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा कि भाई आप जो है जैसे इंजेक्शन आपने ले लिया, इंजेक्शन की सिरिंज टाइप आपने, ठीक है ना। तो अब अगर आप ऐसा कंडीशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन करते हैं, जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें गैस था, ठीक है।
तो आपने जो है इस पर प्रेशर लगा, ठीक है, अभी मान लो कोई भी प्रेशर नहीं लगा, तो अब जो है या जो भी प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, P1 प्रेशर, ठीक है। अब अगर आप इस पे ऊपर से दबाव डालोगे तो क्या होगा, पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर से। अभी तो वॉल्यूम V1 है, अभी तो वॉल्यूम, लेकिन अगर आप प्रेशर ऊपर से लगाओगे तो क्या होगा, पिस्टन नीचे ही जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। बस ये बात हम जानते हैं, मतलब आप गैस को दबा सकते हो, तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि P2 इज ग्रेटर देन P1, सही है बात। अगर P2 ग्रेटर देन P1 है तो पक्का जो है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि P2 is greater than P1, दिमाग में अगर कोई कहीं ना कहीं तो हाँ आ जाएगा। Then V1 is greater than V2, होगा कि नहीं? अगर प्रेशर आप ज्यादा लगाओगे तो वॉल्यूम कम होगी, ये तो बात पक्की है। ओके, सो दैट मीन्स अगर हम इसको देखें, अगर इस टर्म को देखें, यहां से बात स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स के V should be equal to some constant K upon P. K is proportionality constant, और इसको रीअरेंज करके हम कह सकते हैं कि P into V should be a constant। ये कोई कांस्टेंट मान लो ना, नहीं बात सही है ना बात। तो P और B का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, एक लेकिन प्रोवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर जो है कांस्टेंट, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो, ये तभी इस सिचुएशन में ये बात वैलिड, ठीक है। अच्छा, मतलब जैसे ये तो क्या हो भाई, मैं इसको बताने से पहले कई बार लोगों के दिमाग में उल्टा सीधा विचार आ जाता है, जैसे हम गुब्बारा फैलाते हैं, तो जब फूलता है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है उसका, तो फिर बोलने लग जाएंगे सर वॉल्यूम और प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। भाई आप हवा डाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, तो ये ये रिलेशन सिर्फ जो है इन्हीं कंडीशंस में वैलिड, कि जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होंगे तभी प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो ये कंडीशन मस्ट, इज इट ओके। अच्छा, तो अगर P और V कांस्टेंट है दैट मींस P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V, सही बात है कि नहीं। तो ये अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं तो P1 V1 भी K होना चाहिए और P2 V2 भी K होना चाहिए। भाई P2 बड़ा है V2 छोटा है, ठीक है, यहाँ P1 छोटा है तो V1 बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए जो है P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2। मेरी बात समझ में आई कैसे, इजी है बात, आसान है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है, अगर हम उसको ग्राफ्स की हेल्प से देखेंगे तो पहली बात, पहला ग्राफ कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन कुछ ऐसी, तो सही बात है। प्रेशर अगर ज्यादा होगा, देखो प्रेशर अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है, और अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बढ़, यही रिलेशन होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर यही रिलेशन हम जो है मान लो log P और log V के बीच में निकालें, तो ये जो ग्राफ है it will be like this, ठीक है। अच्छा, वो तो एक ही बात होगी कि देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सुनते जाना, अगर हम प्रेशर और 1/V के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो इट विल बी डायरेक्ट, इज इट ओके। प्रेशर और 1/V का जो ग्राफ होगा वो कुछ
ऐसा, ठीक है। अच्छा, और बात, अभी मेरी बात को सुनते जाइए। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना, हमने कहा प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ जो है हम ऐसे बना, ये होगा। मान लो टेम्परेचर T1 पे ये, इसी टेम्परेचर पे मान लो 273 केल्विन पे 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस का ग्राफ का कर्व लिया, ठीक है। हमने जो सारा कर्व बनाया, सुनते जाइएगा, सारा कर्व जो बनाया है दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई ग्राफ बनता है तो उसको आइसोथर्म, क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, ठीक है। मतलब आइसो मींस सेम एंड थर्म मींस टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर पे जो है ये ग्राफ मेजर किया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं उसी गैस को हीट कर दूं, 373 डिग्री सेल्सियस पे ले आऊं, फिर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ देखूं, फिर भी मैं कांस्टेंट कर दूंगा। आप सारी रीडिंग्स 373 केल्विन पे लूंगा, तो मान लो 373 केल्विन पे अगर मैं लिखता हूं तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। नेचर सेम होगी, ऑरिजिन से दूर चला जाए। सही बात है, सही बोल रहा हूँ। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। मतलब आप सोचो कि आपने कोई गैस ली, सपोज कोई गैस ली, उसका आपने पहले P1 ये था, P2 ये है, ये यहाँ पे, अब आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया। अगर आप वॉल्यूम को नहीं बढ़ने दोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप 273 से 373 केल्विन पे इसको ले आते हो तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। मतलब P और V का प्रोडक्ट तो नहीं हो बढ़ने, तो इसलिए वो ग्राफ ये हो जाएगा, ऑरिजिन से दूर चला जाएगा और P3 पे और दूर चला जाएगा। मतलब P3 ग्रेटर देन P1। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, और साथ में ये भी आपको देखना है कि जो अपने P और B का प्रोडक्ट है, वो चाहे प्रेशर के साथ आप लें और वॉल्यूम के साथ आप लें, जो ग्राफ होगा वो ऐसे कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, कांस्टेंट का आना। जब तक N और T कांस्टेंट है, इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट, तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर चेंज नहीं करता। लेकिन अगर मान लो चेंज करते हैं तो बताइए, मैं मिटा सकता हूँ, चलो इधर से मिटा दें। तो अगर जो है मैं इसमें जैसे मान लो P और B का ग्राफ मैं प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट जो है बनाऊं, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे बनाऊं, तो फिर T1 पे ये होगा, T2 पे ये होगा, T3 पे ये होगा, यहाँ पे P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। सही बात है, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया, पक्का, ओके। और इस लॉ में ऐसा
है भी नहीं कुछ, क्योंकि ये हमारी जनरल लाइफ से ही बिलोंग करता है। ऐसा ही होता है, हम जानते हैं कि ऐसा ही होता है ना। इसमें कुछ जो है बहुत अलग से तो बात है ही नहीं, हम जानते ही हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात ये आती है, इसमें सवाल कैसा पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल से शुरुआत करते हैं समझने की। फर्स्ट क्वेश्चन, इज हीलियम गैस। Helium gas has a volume of 10 liter at 2 atmosphere. What will be the volume of gas at 5 atmosphere at same time? क्या बिल्कुल सही ना? फोर ऑब्वियसली, है ना। क्या फार्मूला है? P1 V1 is equal to P2, अपने को क्या P2 निकालना है, which is P1 V1 upon P2. So what is P1? तो एटमॉस्फेयर V1 10, P2 5, 4 मिनट और क्या चाहिए? नहीं, तो मतलब लॉ तो सबको समझ में आ, अगर लॉ इतना ही है तो हमारी समझ में आ ही। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। अगर हमें जो है किसी गैस के वॉल्यूम को 30% घटाना है, ठीक है, तो प्रेशर को कितना परसेंट बढ़ाना है? चलो दो ही ऑप्शन में क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। 30 पहला ऑप्शन, दूसरा नॉट 30। कितने बोल रहे हैं 30? हाथ खड़े करो, पीछे देख कितने कर रहे हैं हाथ खड़े। चलो तो आंसर बताओ, रिपीट क्या करना है, बोर्ड पे लिखा है।
What should be the percentage increase in pressure to decrease the volume by 30%? सर लास्ट रिपीट करना, ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसे आई? तो यार मैं भी भूल गया लास्ट कौन सा था। P और V कांस्टेंट होता है ना बेटा, P और V कांस्टेंट होता है ना, हमेशा K के बराबर होगा ना, तो स्ट्रेट लाइन ही होगी, चाहे P बढ़े तो V घट जाएगा। मतलब नीचे हमने P और V का ग्राफ, P और V दिखा था ना, अभी प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो P और V जो है वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, उसका जो प्रोडक्ट है वही रहेगा। इज इट ओके? क्वेश्चन पे ध्यान दिया, फिर ग्राफ की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है बोर्ड में? ठीक है, करो करो। आंसर तेरा गलत है, वो भी गलत लग रहा है। कितना आया? ठीक है, अब देखो हमने कहा व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर टू डिक्रीज द वॉल्यूम बाय 30%। अब ऐसे तो बहुत आसानी से भी ये हो जाएगा कि अगर हम कुछ अज्यूम कर लें, मतलब जैसे अज्यूम कर ले, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर बोला है, डिक्रीज इन वॉल्यूम 30। मैंने क्या किया कि पहले लेट P1 be equal to 100 and V1 be equal to 100, सुनते जाओ, ऐसे अज्यूम कर लेते। सो ये 100 into 100 is equal to P2 into वॉल्यूम डिक्रीज करना, कितना करना? बाय 30%, तो 100 माइनस 30, सो P2 की वैल्यू कितनी है? निकाल, निकाल लो, क्यों इंतजार कर? जोर से बोल। 142, 142, 142.8। चलो मैंने इसको 143 लिख दिया, ले लो 143 लिख दिया। तो अब परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू 143 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। सही बात है? कितना आ गया? आया सही है ना? समझ आई बात? परसेंटेज कितना हुआ? 100 से 143 तो हुआ ना। हमारा पहले प्रेशर 100 था, अब कितना आया आ रहा है? 143 आ रहा है। ठीक है, तो 43% का इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब सवाल थोड़ा टफ हो गया, मतलब हमने जो बिल्कुल सिंपल सा बॉयल्स लॉ समझा था, अब जो है दूसरा सवाल सीधे कॉम्पिटिटिव लेवल का आ रहा है। तो जैसे ही वो देगा, मान लो आपके टर्म 1 में आ जाता, तो आप तो सीधे 30 करके आ जाते, सोचते
है ना। अगर मान लो यही टॉपिक होता है, यही थ्योरी होती, ठीक है ना, अगर हम एग्जाम्पल डील नहीं करते तो आप सीधे छट्टी कर देते, खत्म बात, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो इसलिए अब ये क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये नहीं है कि आपको लॉ नहीं आए, बात ये है फिर आपको मैथमेटिकली उसको समझना नहीं आता बात। लॉ तो आपको समझ आ गया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वही है ना। बट जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस जो है वो आप यूज नहीं कर रहे, नॉलेज जो है, ठीक है, वो आप जो है यूज नहीं कर रहे। डन, आगे बढ़े। चलो एक और सवाल देख लेते हैं बस एक सवाल, इस सवाल को भी देख लेते हैं। A balloon contains some solid marbles, marbles मतलब कंचे, each of volume 10, a gas is filled in the balloon at a pressure of 2 atmosphere and volume of balloon is 1 liter in this condition, मतलब जब उसमें हवा भरी गई तो उसका वॉल्यूम जो है 1 लीटर, ठीक है। इफ बोले ये बैलून रबड़ का है, आप समझ जाइए। इफ या चलो if pressure is increased to 4 atmosphere, the volume of balloon becomes 625 ml. Find the number of marbles present in balloon. आप समझ रहे हैं? मतलब आप बैलून की जगह सिलेंडर भी इमेजिन कर सकते हैं, पिस्टन फिटेड, है ना, वो एक ही बात होगी कि पिस्टन फिटेड है, 1 लीटर का है, पहले उसमें कुछ कंचे भरे हुए, फिर हवा भरी,
तो 2 एटमॉस्फेयर पे वॉल्यूम 1 लीटर था, 4 एटमॉस्फेयर पे 625 ml हो गया गैस का। आपको बता कितने मार्क्स, ठीक है। टेम्परेचर कुछ बदला नहीं है, तो आपने सीधे कंचे का नंबर बता। सो मैंने कल बोला था कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। क्या बात, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया जवाब तो मुझे मिल आशिका। जवाब मिल गया और सही मिला। बहुत बढ़िया। आई एम वेटिंग फॉर आंसर। सही बात है नकुल, बिल्कुल सही है। कुलमीत सही। चलिए बात को स्टार्ट किया जाए कि भाई ये कैसे होगा। तो सबसे पहले P1 is 2 एटमॉस्फेयर। V1 क्या होगा? V1 is ml में ले लेते हैं तो 1000 ml माइनस n नंबर ऑफ मार्बल्स आर देयर, तो n into 10 ml आपको माइनस करना है। जिस मान लो बैलून है ना, ये जो बैलून है अगर इसके अंदर मार्बल, तो जितने मार्बल्स होंगे गैस का वॉल्यूम कितना होगा? जितने भी मार्बल होंगे गैस तो वॉल्यूम ऑफ बैलून माइनस वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स में ही होगी ना। इज इट ओके? क्या सबको समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, और अब P2 जो कहा जा रहा है, P2 इज 4 एटमॉस्फेयर एंड जो V2 होगा नाउ दैट विल बी 625 माइनस n into 10। बोलो होगा कि नहीं? आप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 द्वारा n की वैल्यू आई। आ जाएगा कि नहीं? आंसर आएगा कि नहीं? है ना? सो एक छोटे से लॉ से क्वेश्चन जबरदस्त बन गया।
आपने देखा जो लास्ट हमने 2 क्वेश्चन किए वो जो है P1 V1 पे ही बेस थे, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज में मामूली से बदलाव नहीं, चीजें बदल। आई होप इट्स ओके, बिठा सकते हैं जी। ऑनलाइन वालों बोलो, अब ऑफलाइन पे ज्यादा आने लग गए तो ऑनलाइन पे जो है क्या बात है, ऑनलाइन में अभी भी खूब है, बढ़िया है। पूरी तो हमको भी समझ में आ गया, नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कल मैंने कहा था आपको कि हम ना प्रेशर की थोड़ी सी ज्यादा बात कर लें। आज के लेक्चर में जो है हम प्रेशर की थोड़ी सी ज्यादा बात करें, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रेशर के बारे में और ज्यादा बात करें, ठीक है। सो हम बात करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर भी मेजर करना है, लेकिन किसका करना है? अगर अब यहां पर एटमॉस्फेयर का करना है, ठीक है, तो हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर। सही बात है, आपने सुन रखा है। और अगर आपने प्रेशर ऑफ गैस करना है, ठीक है, तो हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट मैनोमीटर, ठीक है। सो आपने किसका करना है ये मायने रख। चलिए हम दोनों का करेंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर कैसे किया जाए? समझदार लोग हैं, पहली बार में ही समझ जाइएगा कि क्या करते हैं। देखो, किया ये जाता है कि हम एक बड़ी सी ट्यूब लेते हैं। बड़ी सी ट्यूब मतलब लैब में आपने ब्यूरेट वगैरह देखी हुई है, मतलब तो वैसे ही आप इमेजिन कर लो, कोई 100 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब इमेजिन कर लो, ठीक है। तो जब आप 100 मीटर मतलब 1 मीटर लंबी जो है छोटी ट्यूब नॉर्मल, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के बराबर सिलेंडर इमेजिन कर लो, एक साइड से बंद है, टेस्ट ट्यूब भी है मतलब लंबी जो है, ठीक है। उसमें पूरी आपने मरकरी भर दी, क्या भर दिया? मरकरी भर दी टॉप तक, ठीक है, ध्यान से आपने पकड़ी हुई है, उसमें मरकरी भर दी बिल्कुल टिप तक, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपने क्या किया कि यहां पर आपने एक मरकरी से भरा हुआ टब दिया, क्या दिया? टब दिया, इसमें मरकरी भरी हुई, और उस टब में आपने उस टेस्ट ट्यूब को, मेरा समझ लीजिए बात, ये मान लो टेस्ट ट्यूब है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहां से मैंने अब अंगूठे से बंद कर लिया, वो जो उसका माउथ है वो बंद कर लिया है ऐसे। फिर मैंने ऐसे में लेके गया उसको, हाथ को मरकरी में डाला, फिर अंगूठे को मरकरी में खोल दी। समझ आ गई कहानी? ठीक है, अंगूठे को मैंने जो है मरकरी में खोला, मतलब ट्यूब में जरा भी हवा नहीं जाने दी। अब क्या? अब समझ, अब जब जो है हमने मरकरी इस ट्यूब को ओपन, तो धीरे धीरे इसमें से मरकरी नीचे आने, खाली होने लगी, खाली होने लगी, मरकरी नीचे आने लगी। तो ऐसे लेवल पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना। क्यों हुआ ऐसा भाई? ऊपर वैक्यूम बनता जाएगा ना, क्यों की बात बाद में करते हैं। ऊपर तो हवा कोई नहीं है, तो ऊपर तो बिल्कुल वैक्यूम होगा अगर वो नीचे आ रही है। एक हाइट पे जाके जहां से कि ये इस मरकरी के लेवल से 76 सेंटीमीटर होती है,
100 सेंटीमीटर की थी ना, 100 सेंटीमीटर की हम इमेजिन कर रहे हैं, तो जब ये 76 सेंटीमीटर की रह जाती है तो जो है मरकरी का नीचे निकलना बंद हो जाता है। इजी टू, इधर वैक्यूम बना हुआ, ठीक है। इस कहानी को आप उल्टा भी कर सकते हैं, बट वो उल्टा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उल्टा समझ में आसानी से आ जाएगा कि आप एक बिल्कुल यहाँ पे सील लगी हुई टेस्ट ट्यूब लीजिए, सील लगी हुई जिसमें कि अंदर बिल्कुल परफेक्ट वैक्यूम, इमेजिन करिए, बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के माउथ पे सील लगी हुई है, बिल्कुल वैक्यूम है। आपने उसको पलटा अंदर और फिर थंब डाल के उस सील को रप्चर कर दिया, फाड़ दिया, तो क्या होगा, मरकरी फटाफट घुसेगी वैक्यूम में, ऊपर चढ़ेगी। ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। ऊपर चढ़ेगी, आप चढ़ेगी वैक्यूम है तो मरकरी चढ़नी है, और चढ़ती है और 76 सेंटीमीटर तक चढ़ा, वो भी एक ही बात होगी क्योंकि ऊपर फिर से वैक्यूम है ना। अब बात ये है, अगर मैं दूसरी कहानी की बात करूं जो कि आसानी से आपको समझ में आ रही है कि वैक्यूम वाली है, उसको जैसे ही यहाँ से फाड़ा हमने ट्यूब के माउथ को, तो मरकरी एकदम से ऊपर चढ़ गई। बात ये है, मरकरी ऊपर गई, इस बात का जवाब ये है क्योंकि एटमॉस्फेयर ने यहाँ से प्रेशर लगा रखा है। समझते हैं बात? देखो होता क्या है कि जैसे आप ऐसे इमेजिन करो कि आपने, ध्यान देना भाई ऑनलाइन वर्क, ऐसे जो है आप, ये पानी भरा हुआ पानी, यहाँ पे पिस्टन को दबाओ, मान लो इधर पिस्टन दबाओगे तो क्या होगा, पानी थोड़ा सा दबेगा और तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी गैस जैसा तो दबता नहीं है। मान लो पानी यही था, ठीक है, फिर पानी, अच्छा, तो लेकिन अगर जब आप दबाओगे तो क्या होगा, और जोर से दबाओगे तो क्या होगा, और जोर से और ऊपर, मतलब जितना आप प्रेशर लगा रहे हो उतना पानी ऊपर आएगा। पानी इधर से ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई भी लिक्विड जो है ऐसी जगह जो होता है जहाँ पे कि लो प्रेशर होता है, तो वो जो होल है वो उसको लो प्रेशर का एरिया मिल गया, तो वहां से वो बाहर निकलता है। अगर मैं यहाँ पर एक पाइप लगा देता हूँ, ट्रांसपेरेंट पाइप लगा, समझते जाना बात, ट्रांसपेरेंट पाइप लगा देता हूँ, तो मैं जितना प्रेशर लगाऊंगा उतना हमारा पानी ऊपर चढ़ेगा, चढ़ेगा नहीं? आप यहाँ से दबाते जाओ तो पानी ट्यूब से ऊपर चढ़ेगा, चढ़ेगा, दिख रहा होगा। बस यही कहानी है यहाँ। एक्चुअल में एटमॉस्फेयर को पिस्टन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ने तो हम सब पे ऐसे ही प्रेशर लगा रखा है। बोलते हैं ना कि चांद पे चले जाओ तो थोड़े लंबे हो जाओ, ठीक है, मैं भी थोड़ा हो जाऊंगा, अमिताभ से छोटा ही रहूंगा, लेकिन जो है मतलब शाहरुख वगैरह के आसपास तो हो ही जाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है मतलब कुछ ग्रेविटी जो है वो वहां पर काफी कम, क्या 1/6 है या कुछ ऐसी, ठीक है। तो इसलिए यही यहाँ पे हो रहा है कि ये तो पिस्टन, एटमॉस्फेयर ने तो सबका पिस्टन बनाए रखा है ना, तो एटमॉस्फेयर, अच्छा सुनो, एक मिनट राहुल जी, एक मिनट, मेरे को घर से कॉल आ रही है, कॉल करके पूछ क्या, गाड़ी फुल है तो 4 प्लस जाना, गाड़ी फुल है तो ये ले जाओ ना, जय को बोलो चाबी हो, ठीक है, ओके, अच्छा अब सुनो, तो मतलब जो मरकरी है वो जगह ढूंढेगी, ये वैक्यूम वाली ट्यूब जगह थी, और मरकरी रुकेगी कहाँ, वहीं पे रुकेगी ना भाई, जैसे यहाँ पे पानी भी रुकेगा ना, जितना आप प्रेशर लगाओगे उसी अकॉर्डिंग चढ़ेगा, तो जितना प्रेशर ये डाउनवर्ड लगा रहा होगा एटमॉस्फेयर, मरकरी उतनी ज्यादा चढ़ेगी। मतलब जितना ये मरकरी का वेट हुआ यहाँ तक है, उतना ही एटमॉस्फेयर ने इस बाहर वाले पे प्रेशर लगा रखा है। सही बोला कि नहीं? इज इट ओके? मतलब जो प्रेशर का फार्मूला होता है, मैं ड्राइव नहीं करा रहा हूँ, तो प्रेशर का जो फार्मूला होता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी। डी इज डेंसिटी, h is height of this column, d is the density of liquid, g is the g, ठीक है। तो प्रेशर इज h, रो जी भी लिखते हैं, एच डी जी भी लिखते हैं, डी जी जी टर्म इसलिए मैंने डी जी, ठीक है, सुनते जाइए।
तो ऐसे में जो है, क्योंकि मरकरी इसलिए लेते हैं क्योंकि मरकरी की जो डेंसिटी होती है हाईएस्ट होती है, दैट इज 13.6 ग्राम्स पर एम लिक्विड्स में, तो इसलिए अदरवाइज हम पानी वानी लें तो जो है कुछ और चीज होगी। ठीक है, मतलब पानी के बारे में बता दूं, हम पानी का नहीं लेते हैं, बैरोमीटर हम जनरली नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छा पहले मैं थोड़ी सी और बात इसमें ऐड करता हूँ कि प्रेशर जो इसके इक्वल एच इज हाइट ऑफ दिस कॉलम, डी इज द डेंसिटी। ठीक है, अगर हाइट आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं, डी को ग्राम्स पर एमएल में लीजिए, जी जो है वो कितनी होती है वैल्यू 9.8, किस किस में 10 मीटर न्यूटन में क्या, तो ऐसा यूनिट आ गया ना, तो ऐसा यूनिट सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, तो ऐसा अगर ऐसा यूनिट है तो हाइट भी फिर मीटर में लीजिए, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब लीजिए। ठीक है, मतलब ग्राम्स पर एमएल को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब आ जाता है, और अगर किस पानी की डेंसिटी जैसे 1 ग्राम पर एमएल है तो केजी पर मीटर क्यूब में 1000 होता है, सीधी सी बात। ठीक है, अच्छा तो अब लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं मरकरी की जगह कुछ और लिक्विड लेता तो क्या होता, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधे ये कह सकते हैं क्योंकि प्रेशर तो हमेशा बराबर ही हो, तो मतलब हम कह सकते हैं H1B1G शुड बी इक्वल टू H2B2G, G से D कट गया तो मतलब H1B1 इज इक्वल टू H2B, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब अगर आपको किसी एक लिक्विड की डेंसिटी और हाइट पता है कि उस प्रेशर पे हाइट कितनी होनी है और उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी होनी है, तो दूसरे लिक्विड की हाइट कितनी होगी वो निकल सकता है अगर उसकी डेंसिटी पता है। जैसे अगर मैं एटमॉस्फेयर की ही बात कर लूं, मैंने कहा 76 सेंटीमीटर हाइट तक जाता है ना, तो अगर हम जैसे हाइट ऑफ वाटर कॉलम निकालें तो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर, सो हाइट ऑफ मर्करी कॉलम होती है 76 सेंटीमीटर, डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम्स पर एम। तो ऐसे में जो है हाइट ऑफ वाटर जो है आप देखिए कितनी आ रही है 1033.6 या 3 आना है, 3 सेंटीमीटर, मतलब 10.33 मीटर्स वाटर आ जाए, तो हमें 10 मीटर की रॉड चाहिए पानी के केस में। अगर पानी का बैरोमीटर बनाएंगे तो 10 मीटर की हाइट तक जो है जाएगा। सही बात, इसलिए मरकरी का लेते हैं भी चलो 76 सेंटीमीटर, क्योंकि डेंस है ना वो, उतने ही पानी का वेट जो है 10 मीटर पे जाके होगा। क्या मेरी बात समझते जा रहे हैं? ठीक है, आप किसी भी लिक्विड की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन पानी के साथ पंगा, पानी नहीं हम लेते यहाँ। रीजन भी पानी क्या होता है वो वेपराइज कर जाता है, मरकरी तो क्या होता है, मरकरी कैन नॉट फॉर्म वेपर्स। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉन वोलेटाइल लिक्विड, लेकिन पानी अगर आप यहाँ पे देखें तो पानी यहाँ पे वैक्यूम भी होगा तो विद इन 1 मिनट जो है वो यहाँ पे वेपर्स बना चुका हो पानी, तो अब वो वेपर जो है नीचे को प्रेशर लगाएंगे तो आपको एग्जैक्ट प्रेशर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट प्रेशर तब मिलेगा जब यहाँ से एटमॉस्फेयर गाड़ी ऊपर वैक्यूम। भाई अगर मैं यहाँ भी कोई गैस डाल दूं, मान लो यहाँ पे पंप से जो है अंदर गैस घुसा दूं तो ये मरकरी का लेवल नीचे चला जाएगा। मैं जोर से पंप से और हवा डालूंगा 2 एटमॉस्फेयर पे दूंगा तो सारा खाली, 1 एटमॉस्फेयर पे सारा खाली हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए इधर वैक्यूम रहना चाहिए, लेकिन पानी वैक्यूम नहीं रहना चाहिए क्योंकि पानी जो है वेपर बनाता है, इसलिए बैरोमीटर इज नॉट मेड अप ऑफ वाटर। समझ की बात? दो रीजन, एक तो ट्यूब बड़ी लंबी और दूसरे पानी वेपर बना देता है, तो सब कुछ गड़बड़ होता है। समझ रहे बात? लेकिन फिर भी थियोरेटिकली जो है, जैसे हम एटमॉस्फेयर, ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ना, तो 1 एटमॉस्फेयर, इसीलिए तो हम कहते हैं कि इट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और इट इज इक्वल टू 10.33 मीटर्स ऑफ वाटर। सही बात है, 10.33 मीटर्स ऑफ वाटर। इज इट ओके? कोई कंफ्यूजन किसी को?
अच्छा, अब बात नेक्स्ट, दैट इज मैनोमीटर। ठीक है, मतलब अब हमने प्रेशर जो गैस का निकालना, तो गैस के लिए मैंने कहा था मैनोमीटर है। मैनोमीटर के दो प्रकार होते हैं, ओपन लिम मैनोमीटर एंड क्लोज लिम मैनोमीटर। पहले हम क्लोज लिम मैनोमीटर की बात करें। So what about this closed link manometer? तो ये जो क्लोज्ड लिंक मैनोमीटर है ये किस तरह का होता है वो क्या कहते हैं? क्लोज्ड लिंक मैनोमीटर तब यूज किया जाता है जब जो गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम। मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, जनरली यूज ऐसे, ठीक है, और वो आप समझ ही जाओगे क्यों ऐसा करते हैं। अब देखो होता क्या है, इस कंटेनर में मान लीजिए गैस, अभी इधर वैक्यूम है और मान लीजिए फॉर ए टाइम इधर की मरकरी अगर हमने यहाँ डाली है तो दोनों तरफ मरकरी का लेवल बराबर होगा। अगर इधर भी वैक्यूम है, ये बंद कर रखा है ना, इधर भी वैक्यूम है और इधर भी वैक्यूम है, तो क्या होगा, दोनों तरफ मरकरी का लेवल क्या होगा, बराबर होगा ना। अब सुनो, अब मान लो मैं इधर से इसको ओपन कर देता हूँ, तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल पतली पाइप होती है, बहुत ही, जैसे थर्मामीटर के अंदर नहीं होता छोटा सा पाइप जो है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम की होती है, उतना ही आप इसका वॉल्यूम मान, तो मरकरी तो आपको दिख ही जाएगी फिर भी, जैसे थर्मामीटर में दिख जाती है, बस उतना ही इमेजिन कीजिए। तो जैसे ही गैस को आप यहाँ मरकरी का लेवल क्या होगा, ये नीचे जाएगा और ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा मरकरी वहां पे नीचे होगी, यहाँ पे कम। तो मान लो यहाँ पे आके, और सपोज इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम प्रेशर। प्रेशर मान लो ये जो है हाइट जो है, इट इज h1 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, h1 सेंटीमीटर ऑफ गैस। सही बात है, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर, तो प्रेशर ऑफ द गैस इज 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कोई कंफ्यूजन? इजी, ओके। दूसरी बात, ओपन लिंक मैनोमीटर। मेरी बात को समझते जाना, ओपन लिंक मैनोमीटर में क्या होता है, जनरली जब गैस का प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है यूज किया जाता है। आप ध्यान दें, यहाँ पर ये ओपन है, तो यहाँ पर गैस, अभी मान लो हमने बंद किया, अभी गैस बंद, तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे मरकरी है भी, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, तो इधर से एक एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच का तो प्रेशर लग ही होगा, क्योंकि खुला है ना इस टाइम मरकरी, तो इस तरफ से तो प्रेशर लग ही रहा हो। अब समझ, मैंने इसको ओपन किया,
तो इधर से गैस प्रेशर लगाएंगे, इधर से एटमॉस्फेयर लगाएंगे। अब दो स्थितियां हो सकती। पहली स्थिति तो ये है कि मरकरी का लेवल ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ। अगर ऐसी स्थिति है, कौन ज्यादा प्रेशर लगा रहा है पहले ये बताओ, गैस की एटमॉस्फेयर? गैस लगा ली, ठीक है। और मान लो इसकी जो हाइट है दैट इज h2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स प्रेशर ऑफ द गैस is equal to 76 plus h2 सेंटीमीटर ऑफ h। बोलो सही बात है? Is it okay? सही है बात? ओके। अब दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आपने ओपनली ही मैनोमीटर लिया है, लेकिन अब स्थिति कुछ ऐसी हो कि मान लो इधर का लेवल ज्यादा है, इधर का कम है, और डिफरेंस इज h3 सेंटीमीटर। अब बताओ लगा कौन रहा है प्रेशर? अब एटमॉस्फेयर लगा देंगे, so that means pressure of the gas is 76 minus h3 सेंटीमीटर ऑफ h। सही बोला? बस इतनी सी बात। सो जनरली ऐसा ही सिचुएशन होती है, क्योंकि ऐसे के लिए ये कि जब, क्योंकि ये ऐसे तो ये घुस ही जाएगा, इधर ही घुस जाएगा गैस में, ठीक है, क्योंकि ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, इसको तो कितनी भी हाइट दे देते हैं ना मैनोमीटर, तो इसलिए जो है इसके लिए। लेकिन क्वेश्चन किसी से भी बन सकता है, तो मैंने दोनों सिचुएशन डील कर दी, कब जो है एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा, कब जो कम होगा। अच्छा प्लीज रिपीट बी पार्ट। बी पार्ट में देखो दो सिचुएशन है, यहाँ खुला है ये बाहर से, तो एटमॉस्फेयर यहाँ से प्रेशर लगाएगी। दो स्थितियां हो सकती है कि मरकरी का लेवल बाहर वाली तरफ जाता है वॉल्व खोलने पे, कि अंदर वाली तरफ जाता है। अब अगर बाहर वाली तरफ जाता है, इसका मतलब गैस ज्यादा प्रेशर लगा रही है, उसने मरकरी के यहाँ से उठा दिया ऊपर। तो जब ऐसा होगा तो प्रेशर गैस का होगा 76, और इतनी हाइट का डिफरेंस होगा दोनों मरकरी के लेवल। और अगर एटमॉस्फेयर ज्यादा लगा रही होगी, मतलब गैस की तरफ ज्यादा लेवल होगा मरकरी का, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रेशर ऑफ द गैस विल बी 76 माइनस h3 सेंटीमीटर ऑफ h, है ना? समझ आ गई बात? कुछ पूछना है किसी को और? तो ये मैंने देखा कि जब गैस का प्रेशर लेकर एटमॉस्फेयर उसमें जब ज्यादा हो गया, मतलब देखो मैंने दोनों स्थितियां बता दी, है ना? तो ये तो मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ कि भाई ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। सो आई होप दैट्स राइट। इतना समझ में आ गया आपको कि नहीं है? चलो चलो, बस एक सवाल के साथ हम बात को एंड कर। सवाल जो है मैं आपको डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसी से समझ जाइएगा। ये एक लेख का सर्फेस है, ये एक लेख का surface, सही है बात? ठीक है। तो एक बबल, जैसे आपने देखा होगा लेक से बबल्स ऊपर उठते हैं, ठीक है, तो एक बबल जो है बॉटम ऑफ द लेक, उसका जो डायमीटर है वो दैट इज 1 mm, तो 1 mm है,
और जब वो सरफेस तक पहुंचता है तो सरफेस तक पहुंचते पहुंचते जो है उसका डायमीटर जो है 4 mm हो। सही बात है, ठीक है। बाहर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, मतलब सी लेवल समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, ठीक है। टेम्परेचर नीचे और ऊपर बराबर है। आपको ये बताना है कि लेक की गहराई कितनी है। क्या करना है, इधर 1 mm है, इधर 4 mm है, आपको बताना है गहराई कितनी है। टेम्परेचर बॉटम और सरफेस पे सेम। इज इट ओके? गैस का बबल है, बॉटम में 1 mm डायमीटर, सरफेस पे जो है 4 mm। आपको बताना है लेक की गहराई कितनी है। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ऑनलाइन वालों भी प्लीज। तो 41
चलिए देखते हैं, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दें, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले हमें को ये देखना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। ये इनिशियल है, यहाँ से ऊपर का वॉल्यूम V1 is equal to 4/3 pi r cube, तो समथिंग लगे तो मैं ml में ही रखता हूँ, 4/3 pi into 1 का क्यूब, mm में लिख दिया मैंने। इतना रेडियस था। अच्छा रेडियस, ठीक है, क्या बात है। तो 1/2 का ये, ठीक है, तो 4/3 पाई इंटू 1/8, सही है बात। ओके, ऐसे ही इसको लिख लेते हैं, V2 इज 4/3 पाई इंटू 8, इतना है। चलो वॉल्यूम का मसला तो हो गया। अब दूसरा प्रेशर, इधर पहले P2 देख लेते हैं। P2 इज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब बट P1 इज 1 एटमॉस्फेयर प्लस मान लो इसकी डेप्थ जो है h मीटर्स में ले रहा हूं, h मीटर्स है, तो मतलब h मीटर वाटर की भी प्रेशर लग रहा होगा इसके, कि नहीं। इस पे तो एटमॉस्फेयर का ही है ना, इसमें इतनी पानी, ये जो लेयर है ऊपर से उसका प्रेशर लग रहा होगा, तभी तो इस यहाँ पे बबल छोटा है ऊपर बड़ा है, समझ आ रही बात। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है मैं इसमें इसको ऐड नहीं कर सकता, इसका यूनिट कुछ और है, इसका यूनिट कुछ और है, समझते जाना मेरी बात। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने अभी बैरोमीटर की टर्म में बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप जो है 10.33 मीटर ऑफ वाटर लिख सकते हैं कि नहीं, अभी लिखा था हमने वाटर की टर्म्स में। तो ये कितना हो गया, इट इज 10.33 मीटर ऑफ वाटर प्लस h मीटर ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन आसान होगा, कैसे आसान होगा, P1 V1 is equal to P2 V2 करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या जो 10.33 प्लस h वॉल्यूम V1 कितना है, 4/3 पाई इंटू 1/8 इज इक्वल टू 10.33 into 4/3 pi into 8. Can you find h? समझ आ गया पूरा पहले? $651 मीटर इज द आंसर। पॉइंट समथिंग होगा, 0.7 है ना। आ गया आंसर जी? पहले ये बताओ, समझ आ गया? कुछ पूछना? ठीक है। सो आज हमने 4 सवाल किए बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, ये भी बॉयल्स लॉ ही है,
है ना, सिर्फ प्रेशर का पढ़ना है बस। यूनिट ये जो हमने अब वाटर की टर्म्स में करनी है, ठीक है। सो ये किसी भी तरीके से मॉडिफाई हो सकता है क्वेश्चन जो है, मैं पानी ना अज्यूम करके पानी अज्यूम कर, तो कोई बात नहीं, फिर पानी की टर्म्स में डेंसिटी दी होगी तो उसकी हाइट कितनी होगी वो निकल जाएगी, फिर भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 650.79 651 ले लिया आपने, बट दिस इज, आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मार्बल्स वाला कर लिया हमने, परसेंटेज वाला कर लिया, अब जो है पानी वाला कर लिया। ठीक है, सो ये हो गया बॉयल्स लॉ। अगली क्लास में हम अगले लॉस की बात करेंगे। ठीक है, चार्ल्स लॉ है, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर लॉ है। ठीक है, चलिए टिल देन बाय।